Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. तो नेक्स्ट आर्टिकल आपका फॉल ऑफ काबुल के ऊपर एंड रीजनल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। यहाँ पे ये जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं हैप्पी मैन जैकब, इन्होंने ये बताया कि ये जो जल्दी जल्दी में काबुल को इवैक्यूएट किया इंडिया ने एंड जो इतनी जल्दी काबुल का टेक ओवर हो गया बाय तालिबान, इसके वजह से एक वैक्यूम डेवलप हो गया है एंड इंडिया के पास कोई पर्टिकुलर जियो स्ट्रैटेजी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू तालिबान एंड हेंस एक वैक्यूम सिर्फ इंडिया नहीं, एक जितनी जल्दी टेक ओवर हो गया काबुल का तो किसी के पास भी कोई क्लियर स्ट्रैटेजी था नहीं। सिर्फ जो लोग पहले से एंगेज कर रखे थे तालिबान को, उन लोग को थोड़ा यहाँ पे बेनिफिट मिला है। फॉर एग्जाम्पल चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ये लोग जो तालिबान से पहले से बातचीत में थे, ये लोग को यहाँ पे थोड़ा एज मिला हुआ है एंड इन लोगों ने तालिबान के रूल को लेजिटिमाइज भी कर दिया है। तो इस आर्टिकल में हैप्पी मैन जैकब यही बात कर रहे हैं कि अब इंडिया के लिए चैलेंजेस ज्यादा है क्योंकि रीजनल इंस्टेबिलिटी की वजह से प्लस पाकिस्तान का तालिबान के साथ इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंडिया में टेरर एक्टिविटीज बढ़ सकते हैं। एंड इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि जो इंडिया का सेंट्रल एशिया मिशन था, डेट इज मिशन सेंट्रल एशिया, वो पहले ही काफी स्लो चल रहा था जबकि फेवरेबल गवर्नमेंट थी हामिद करजाई की, तब भी हमारा जो सेंट्रल एशियन मिशन था वो बहुत पेस से आगे नहीं बढ़ा, हम लोग अपने गोल्स को कंप्लीट नहीं कर पाए। अब जबकि वहां पे तालिबान आ चुका है तो अब तो हमारा पूरा मिशन सेंट्रल एशिया स्टैंड स्टिल पे जा चुका है। तो इस आर्टिकल में इतना ही। बाकी ये जो पूरा इशू है अफगानिस्तान का एंड सेंट्रल एशिया, सदर्न एशिया, ये पूरे रीजन का, इस पे पक्का एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है इस बार पेपर 2 में एंड दैट इज इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। एंड इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था जब स्टार्ट में तालिबान ने मजार शरीफ वगैरह को कैप्चर कर लिया था, तब मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे इंस्टेबिलिटी इंडिया में आ सकती है। वो वीडियो का मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे आपको लिंक दे दूं, उसको भी एक बार देख लेना। एंड जो मेंस एग्जाम्स होगा 2021 का, उसके पहले भी एक डिटेल वीडियो ज्योग्राफी ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अफगानिस्तान के ऊपर बनाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग अफगानिस्तान, सदर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, इन रीजन्स एंड पूरे जियोपॉलिटिक्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि जो लोग 2021 में मेंस दे रहे हैं उनको हेल्प मिले। नेक्स्ट आर्टिकल आपका पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 में। पेपर 1 में स्पेशली न्यूज में है बिकॉज ऑफ चाइना के 3 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म जो अब चाइना ने फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया है। एंड ये जो न्यूज आर्टिकल है, ये दोनों न्यूज आर्टिकल एक ही आर्टिकल है, मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे बात हो रही है इंडिया के जो लेटेस्ट नेशनल सर्वे, फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है, उनके डेटा के बारे में एंड कैसे जो डिबेट हो रहा है हमारे यहाँ पे नए पॉपुलेशन पॉलिसी आने की जो डिबेट हो रही है यूपी में, राजस्थान में, आसाम में, कैसे इनका टाइमिंग बहुत ज्यादा रॉन्ग है। इस टाइम पे कोई पॉपुलेशन पॉलिसी खास करके टू डिक्लाइन द फर्टिलिटी रेट, उसको कोई लाने की जरूरत नहीं थी, कैसे ये आर्टिकल में ये लोग ने ये बताया है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे चाइना का 3 चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी वापस इंट्रोड्यूस हो चुका है एंड चाइना ने 2016 में 2 चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था बट ये मिजरेबली फेल हो गया एंड कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इंडिया के जैसे चाइना में भी हर डेकेड सेंसस होता है हर 10 साल पे, तो जो 2020 का सेंसस का डेटा था उसमें कुछ नए फाइंडिंग्स आए हैं जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है चाइना के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इनको आप अपने नोट्स में अभी ऐड कर सकते हैं। चाइना में जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, दैट इज अबाउट 60 जो पॉपुलेशन है, उनका परसेंटेज अब हो गया है 18.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, वेयर एज जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 15 to 59 एज ग्रुप के, उनके परसेंटेज में 6.79% से डिक्रीज हुआ है, दैट इज अब वो 63.35% है पॉपुलेशन के, पहले वो अराउंड 70% है। तो ये दिख रहा है कि चाइना में अबाउट 60 पॉपुलेशन जो है वो राइज हो रहा है, प्लस बिलो 15 जो है वो उनमें अब काफी स्टीपली डिक्लाइन आ रहा है, इसलिए चाइना रिग्रेसली 3 चाइल्ड पॉलिसी को अब प्रमोट कर रहा है। सिमिलरली इंडिया में भी ये देखा गया है, ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 आया है जिसमें 22 स्टेट्स का पॉपुलेशन डेटा है फर्टिलिटी मोर्टिलिटी रेट का, इसमें ये देखा गया है कि आउट ऑफ 22 स्टेट्स सिर्फ 3 स्टेट्स दैट इज बिहार, मणिपुर, मेघालय, अगर इन तीनों को छोड़ दें तो बाकी हर स्टेट में फर्टिलिटी रेट बिलो रिप्लेसमेंट लेवल चला गया है, दैट इज बिलो 2.1 चला गया है। सिर्फ बिहार, मणिपुर एंड मेघालय, इन तीनों जगह पे फर्टिलिटी रेट इज अबव 2.1। तो ये देखा गया कि जब इंडिया में फर्टिलिटी रेट इतने फास्ट गिर रही है एंड ऑलमोस्ट हर स्टेट में इट इज बिलो 2.1, तो इस टाइम पे कोई भी फर्टिलिटी रेट को और डिक्लाइन करने वाली पॉपुलेशन पॉलिसी लाना बेवकूफी है। एंड यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेटा मिल जाएगा कि किस स्टेट का फर्टिलिटी रेट कितना है। इस डेटा को आप डायरेक्टली अपने एग्जाम में मैप के थ्रू एक इंडियन मैप बना के और रीजनल वाइज कि हर स्टेट में कितना फर्टिलिटी रेट है, एग्जैक्ट वो नंबर देके आप इसको मैप पे दिखा सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ हेवी रेन नंदी हिल्स में लैंडस्लिप हो चुका है, ये पेपर 2 में जो आपके मैप मार्किंग लोकेशंस आते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। एंड इसका डिस्क्रिप्शन इन अबाउट 30 वर्ड्स आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल आपका शुगर केन के ऊपर, अगेन पाम ऑयल जैसे आपको शुगर केन का प्रोडक्शन, satisfactory conditions for
कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, ये वाला टॉपिक, एंड शुगर मिल्स एंड शुगर केन फार्मर्स, ये दोनों स्टेक होल्डर्स के अपने इश्यूज एंड चैलेंजेस, इनको आपको डिटेल में लिखना है। बोथ शुगर केन फार्मिंग का कि कैसे उसमें रिसेंट कुछ सालों में शिफ्ट आया है, मेजर शिफ्ट आया है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड शुगर केन मिल से रिलेटेड भी आपको जितने भी चैलेंजेस हैं एंड वे फॉरवर्ड है इनको एक प्रिपेयर करना है। तो इस टॉपिक को आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड यहाँ पे मैंने मैप दिया है शुगर केन प्रोडक्शन का स्टेट वाइज कि कौन से स्टेट में ज्यादा है। एग्जाम्स में आप इनको ऐसे डिमार्केट कर सकते हो, जो ये वाला रीजन है ये हाई प्रोडक्शन, ये मीडियम प्रोडक्शन एंड दिस इज लो प्रोडक्शन। तो ऐसे आप डिमार्केट करके एग्जाम में इनको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका फुकुशिमा न्यूक्लियर वाटर रिलीज के ऊपर है। ये जो 2011 में सुनामी एंड अर्थक्वेक आया था एंड जिसके बाद न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया था जापान में, तो उस टाइम पे इन्होंने अराउंड 1000 टैंक्स में जो रेडियो एक्टिव वाटर थे उसको स्टोर करके रखा था एंड इन वाटर को अब सेफली डिस्चार्ज करने का यहाँ पे बात चल रहा है। तो ये मैंने इसलिए आर्टिकल डाला है कि आपको न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल के ऊपर सिर्फ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, एंड क्योंकि क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक हो सकता है अबाउट न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, तो उस टाइम पे आपके पास कंटेंट की कमी हो सकती है। एंड इस आर्टिकल में आप देख सकते हो कि सिर्फ जो रेडियो एक्टिव वेस्ट वाटर है उसको डिस्चार्ज करने के लिए कितना ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, एंड उसके बाद भी ये 100% एफिशिएंट मेथड नहीं है। ये लोग ये सोच रहे हैं कि जो पैसिफिक ओशन का जो ओशन बेड है उसमें ड्रिल करके ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट वाटर है उसको डिस्चार्ज किया जाए, ताकि जो पैसिफिक ओशन का जो वाटर है वो पॉल्यूट ना हो एंड हेंस जो मरीन लाइफ है वो वहाँ पे डिस्टर्ब ना हो। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें भी फिगर्स या डायग्राम जरूर देना है। आपको इंडिया का मैप बनाते हुए कौन से न्यूक्लियर एनर्जी साइट्स कहाँ लोकेटेड है उनको डिमार्केट करना है। एंड अगर आपको कुछ पर्टिकुलर साइट का न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल मेथड पता है तो आप उसको एज अ केस स्टडी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड। ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये मुझको लगता है कि इस साल मेंस में एक क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ सकता है। डायरेक्टली ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी आ सकता है, या आपका पेपर 1 के जो टॉपिक्स हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस या एग्लोमरेशन इफेक्ट, ऐसे कुछ करके भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ी शिफ्ट आने की बात हो रही है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड पूरी इंडस्ट्री के लिए एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है, इसलिए आई गेस यूपीएससी इसके ऊपर जरूर एक क्वेश्चन फ्रेम करेगा इस साल। तो यहाँ पे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर गडकरी ने बोला है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको अब डीजल इंजन व्हीकल्स को डिसकंटिन्यू करना चाहिए एंड दे शुड फोकस टुवर्ड्स ऑल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजीज। एंड यहाँ पे उन्होंने फ्यूल्स भी बताए कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजीज किस टेक्नोलॉजीज की तरफ इंडस्ट्री को शिफ्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, एलएनडी एंड इलेक्ट्रिक एंड ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज की तरफ इंडस्ट्री को शिफ्ट करना चाहिए। एंड एक होमवर्क आप लोग के लिए ये है कि आप लोग को ऑटोमोबाइल के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनको आपको डिमार्केट करना है, नॉट जस्ट इंडिया लेवल पे, पूरे वर्ल्ड में जहां पे ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग के जो हब हैं वो आपको मैप पे डिमार्केट करना है। एंड अपने नोट्स में इसको ऐड कर लो। हब मींस ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर हरियाणा में मानेसर का प्लांट है तो आपको बस वो तो इंडिया के मैप में आपको डिमार्केट करना है, पर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर का आपका हब है। ऐसे आपको साउथ कोरिया, जापान, इन सबको लेके ऑटोमोबाइल्स के हब्स को एक मैप पे डिमार्केट करके उनको अपने नोट्स में ऐड कर लो। बाकी जो लोग फाउंडेशन बैच के मेंबर्स हैं हम लोग इनको डिटेल में पेपर 2 और पेपर 1 में दोनों में देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन आपका मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। इंडिया जो है वो वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है फॉर मैन्युफैक्चरिंग। पहले सेकेंड पोजीशन यूएस का था, अब इंडिया हो गया है एंड फर्स्ट मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज चाइना। आपने देखा होगा कि जितने भी आपके टॉप ब्रांड्स हैं उनके भी आप देखेंगे तो लिखा होगा डिजाइन इन कैलिफोर्निया, जैसे आईफोन है डिजाइन इन कैलिफोर्निया एंड मैन्युफैक्चरिंग और असेंबल्ड इन चाइना। तो ऐसे जनरली चाइना में बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स के भी, एंड डुप्लीकेट में तो चाइना टॉप पोजीशन पे है ही, पर अच्छे ब्रांड्स भी बहुत सारे चाइना में लोकेटेड हैं। इंडिया में भी आपने देखा होगा पिछले कुछ साल में सैमसंग ने अपना लार्जेस्ट प्लांट डाला है इंडिया में। सिमिलरली आईफोन ने भी अब आईफोन 11 वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया है इंडिया में। तो अब इंडिया भी एक फेवरेबल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन हो गया है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल पता होगा तो आपको पता होगा कि क्यों इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। बिकॉज इंडस्ट्रियल लोकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी, लेबर कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एग्लोमरेशन इफेक्ट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, गवर्नमेंट पॉलिसी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। 2016-17 के आसपास एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था पेपर 2 में कि
why the pharmaceutical industries are generally located on the western side of India. Similarly आपका बाकी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड भी ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकते हैं एंड आपको आंसर में ये मेंशन करना है कि ये जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है 2021 का, ये उसमें फाइंडिंग आया है, तो इस रिपोर्ट को भी मेंशन करो। एंड नेक्स्ट आर्टिकल अगेन आपका मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके एमएसएमई से रिलेटेड। यहाँ पे आर्टिकल में ये बात हो रही है कि जो एमएसएमई सेक्टर है उनको इंडस्ट्री 4.0 अडॉप्ट करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। अब इंडस्ट्री 4.0 क्या है, ये जर्मन गवर्नमेंट ने 2011 में फर्स्ट टाइम टर्म यूज किया था इंडस्ट्री 4.0। एंड जो इंडस्ट्रीज ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे 3D प्रिंटिंग, इन चीज़ों में डील करते हैं, उनको हम लोग डिनोट करते हैं बाय द टर्म इंडस्ट्री 4.0। तो जो नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रीज हैं उनको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं इंडस्ट्री 4.0। एंड इस आर्टिकल में ये बोला है कि जो एडवांटेज है इसका, उसको हमारे एमएसएमई सेक्टर को एज सून एज पॉसिबल उठाना चाहिए बिकॉज इट विल प्रमोट कॉम्पिटिटिवनेस एंड मेक अवर एमएसएमईज एफिशिएंट। अब एमएसएमई के ऊपर इतना क्यों ध्यान दे रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एमएसएमईज का इंपॉर्टेंस क्या है एंड इन फैक्ट्स को आपको अगेन अपने नोट्स में डालना है। एमएसएमई इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया में वो टोटल इंडस्ट्रीज के 95% के अराउंड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब इंडिया में अगर टोटल इंडस्ट्रीज 100% है तो मोर देन 95% आर एमएसएमईज। सेकंड, मोर देन 45% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इज फ्रॉम एमएसएमई। थर्ड, मोर देन 40% ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर is employed in MSME and fourth, around 30% of India's GDP को MSME contribute करता है and around 50% exports are from MSME sector। मतलब हाफ ऑफ एक्सपोर्ट MSME सेक्टर से है। तो ये तो आपका हो गया MSME का इंपॉर्टेंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है कि MSME सेक्टर्स के चैलेंजेस क्या हैं। ये जो इंडस्ट्री 4.0 है इनको अडॉप्ट करने के लिए MSME सेक्टर में क्या चैलेंजेस हैं, तो फर्स्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है तो यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है विद रिगार्ड्स टू इंडस्ट्री 4.0। सेकंड मेजर प्रॉब्लम इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत हैवी होगा एंड ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। एंड थर्ड प्रॉब्लम इज कोई भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड सपोर्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टुवर्ड्स चेंज, एक शिफ्ट लाने के लिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। फोर्थ चैलेंज है कि कोई फ्रेमवर्क नहीं है पर्टिकुलर विच कैन असिस्ट एमएसएमई इन अडॉप्टिंग इंडस्ट्री 4.0। एंड फाइनली एमएसएमई का अपना कोई एक विजन नहीं डेवलप हुआ है कि हमको इंडस्ट्री 4.0 को अडॉप्ट करना है, किस तरीके से अडॉप्ट करना है, हमारा गोल क्या होगा। तो क्योंकि विजन भी लैकिंग है इसलिए कोई अभी मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है एमएसएमई में फॉर अडॉप्टिंग इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज। जबकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने इन टेक्नोलॉजीज को काफी पहले से अडॉप्ट कर लिया है एंड उनका रिजल्ट उनके प्रोडक्शन डिसीजन मेकिंग में वो दिख रहा है। तो ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा था। तो आज आपके अराउंड 3 to 4 आर्टिकल्स वेर अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इससे आप समझ सकते हो कि कौन से टॉपिक्स एग्जाम में ज्यादा रेलेवेंट हो सकते हैं, या इतने सारे फैक्ट्स और डेटा मिलते हैं आपको डेली बेसिस पे कि इन जनरल आपका आंसर इंप्रूव हो जाएगा। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी आता है जो हम आर्टिकल्स देख रहे हैं, पर इतने रेलेवेंट फैक्ट्स हैं हमारे पास। अब एमएसएमई के ऊपर ही अगर आपने ये फैक्ट्स आज नोट कर लिए तो आपको एग्जाम में एमएसएमई के ऊपर कोई और फैक्ट देखने की जरूरत नहीं है। एंड क्वेश्चन एमएसएमई से रिलेटेड इन जनरल आता है किसी दूसरे कंटेक्स्ट में, नॉट इंडस्ट्री 4.0, उसमें भी आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज अगर एमएसएमई में अडॉप्ट होंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव, कॉम्पिटिटिव एंड एफिशिएंट होंगे। इस तरीके से स्मार्टली आप इन सब डेटा को यूज कर सकते हैं। जो भी आप डेली बेसिस पे डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स देख रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड या जीएस से रिलेटेड, वो यूज हो सकता है, बस आपको स्मार्टली उनको यूज करना है। आर्टिकल आपका पाम ऑयल के ऊपर है। ज्योग्राफी ऑप्शनल्स में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पाम ऑयल के प्लांटेशन के लिए कौन से कंडीशंस होने चाहिए एंड लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम कौन सा है पाम ऑयल को प्रमोट करने के लिए। यू कैन सी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, ये गवर्नमेंट स्कीम है। एंड गवर्नमेंट के स्कीम की वजह से जो केरला के कल्टीवेटर्स हैं, रबल कल्टीवेटर्स, वो स्विच करना चाह रहे हैं अब पाम ऑयल की तरफ, बिकॉज पाम ऑयल बहुत अट्रैक्टिव हो गया वहां पे। तो इस आर्टिकल में कुछ खास नहीं है, आपको पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं ये जानना है। आपके पास इसमें रेलेवेंट फैक्ट्स होना चाहिए कि फिलहाल इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है एडिबल पाम ऑयल एंड अदर फैक्टर्स लाइक पर हेक्टर प्रोडक्शन क्या है इंडिया में, लो है, हाई है, कैसे उसको बढ़ाना है, एंड अदर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद पाम ऑयल एंड वे फॉरवर्ड। तो अगर क्वेश्चन आता है पाम ऑयल पे तो आपको इन सब हेडिंग्स में अपने आंसर्स को लिखना है ना। हम लोग देखेंगे कि कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल होते हैं पाम ऑयल कल्टीवेशन के लिए। टेम्परेचर का रेंज होना चाहिए 20 to 33 डिग्री सेल्सियस एंड अराउंड 80% ह्यूमिडिटी होना चाहिए फॉर ऑप्टिमल कल्टीवेशन ऑफ पाम ऑयल एंड
इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होना चाहिए। तो इंडिया में जो लास्ट फैक्टर है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, ये तो कंडीशन सेटिस्फैक्टरीली मीट नहीं हो पाता है, लेकिन जहाँ पे एश्योर्ड इरिगेशन के फैसिलिटीज हैं वहाँ पे आप इनको कल्टीवेट कर सकते हो। एंड जो अदर कंडीशन है 80% ह्यूमिडिटी, 22 to 33 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, ये जनरली आपके जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको मिलते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे पाम ऑयल का कल्टीवेशन जो है वो ऑलमोस्ट हमारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सारे स्टेट्स में ऑयल का कल्टीवेशन होता है। एंड ये पीडीएफ भी मैं अपने सक्सीड आईएएस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, जिन लोग को रेफर करना है वहां से डाउनलोड कर लो। एंड दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय, टेक केयर।